अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे मक्की कुरैशी की पोइम द फार थिंग। द फार थिंग मक्की कुरैशी की एंथोलॉजी से ली गई है और एंथोलॉजी वो होती है जो कि राइटर काफ़ी सारी चीज़ों को कलेक्ट करके उनको पब्लिश करता है। Anthology is a collection of literary works chosen by the compiler. It may be a collection of plays, poems, short stories, songs, and any other thing. The purpose of an anthology is to provide the potential reader with easily access to a wide range of literary works on a given theme. यानी कि पर्पस होता है राइटर का कि ईजीली जब एक चीज़ जगह पर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी तो फिर व्यूअर्स को और अप्रोचर्स को भी ईजीली असेस होगी, ईजीली वो उस चीज़ तक पहुंच सकेंगे जब बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पर इकट्ठी हुई होंगी। तो एंथोलॉजी होती है कि जब बहुत सारी चीज़ों को हम एक ही जगह में कंपाइल करके इकट्ठी करते हैं। तो जो सी वो थी मक्की कुरैशी थी जो कि फ़र्स्ट फीमेल पोइट ऑफ पाकिस्तान की थी। तो वो अपने वर्क को एंथोलॉजी के फॉर्म में ही पब्लिश करती थी और फ्री वर्स उनका स्टाइल था मोस्टली। और इसमें भी हम देखेंगे कि फ्री वर्स के स्टाइल को अपनाया गया है, जिसके ज़रिए वो ये शो करना चाह रही हैं कि डैट माई स्टाइल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बट माई कंटेंट एंड माई आइडिया डैट आई एम विच शी इज़ गिविंग टू अस दैट इज़ इम्पोर्टेंट थ्रू दिस स्टाइल शी इज़ शोइंग टू अस दैट। अब जो द फार थिंग है ना, ये बेसिकली अगर हम देखें तो जो सी मक्की कुरैशी हैं वो पोलियो के डिज़ीज़ से सफ़र कर रही थी। शी वाज अ पेशेंट ऑफ पोलियो बाय बर्थ। तो जब जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती गई उनकी, तो वो ना रिथराइटिस की बीमारी में मुब्तला हुई। रिथराइटिस होती है जो हड्डियों की बीमारी। तो वो इसकी बीमारी में मुब्तला होती गई वक्त के साथ साथ। और इसमें भी हम देखते हैं कि उन्होंने इस को भी कैसे अपनी जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं इस पोइम में डिस्कस किए हैं। तो मक्की कुरैशी ने ये पोइम अपनी डेथ से पहले लिखी, लेकिन उनकी लाइफ में पब्लिश नहीं हो सकी। जो उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि उनकी लाइफ में पब्लिश हो सके, लेकिन उनकी लाइफ में ये पब्लिश नहीं हो सकी एंड दे आर पब्लिश्ड पोस्टमसली, जो कि राइटर की डेथ के बाद पब्लिश होते हैं तो उनको कहा जाता है पोस्टमसली। तो उनके वर्क पीरियोडिकल की फॉर्म में पब्लिश हुए हैं, इनके वक्फे से पब्लिश हुए हैं और उनकी लाइफ में पब्लिश नहीं हुए। तो मक्की कुरैशी ने बेसिकली 3 किस्म की पोइम्स लिखी हैं, 3 कैटेगरीज़ की पोइम्स लिखी हैं। यानी कि उनकी जो सी पोइम्स हैं वो 3 कैटेगरीज़ में फॉल करती हैं। वन इज़ बुद्धिस्ट पोइम एंड सेकंड इज़ ओकेजनल पोइम एंड अदर वन इज़ रिकॉन्सिलिएशन पोइम। तो जो ये पोइम है ये रिकॉन्सिलिएशन कैटेगरी में फॉल करती है। रिकॉन्सिलिएशन वो होती है, अब वो रिकॉन्सिलिएशन का मतलब है कि आप ना किसी चीज़ के साथ, किसी सिचुएशन के साथ फ्रेंडली सा बिहेवियर कर लेना, कि आप उसमें ना पेसिमिज़म के बजाय ऑप्टिमिज़म ढूंढना। तो इसमें भी हम देखेंगे कि वो ऑप्टिमिज़म ढूंढ रही है, अपनी इस बीमारी में भी ना वो पेसिमिस्ट नहीं हो गई। तो ये जो द फार थिंग है ये उसकी एंथोलॉजी में से ली गई है। उसके अंदर और भी काफ़ी सारे पॉइंट थे और उसके अंदर से ये ली गई है। एंथोलॉजी का नाम भी यही है, द फार थिंग। तो अब हम पोइम को स्टार्ट करते हैं। ये पोइम उसने तब लिखी जब वो रिथराइटिस की बीमारी से गुजर रही थी और अपनी डेथ से पहले लिखी। तो पोइम को फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। अब हम इसको पढ़ते हैं। ए पाइन कोन वाइड ओपन ब्राउड फ्रॉम अ नदरन हॉलीडे टू शो माई चाइल्ड आफ्टर अ डिकेड इन माई ड्रॉर आई शुड थ्रो इट अवे। इतना हम पहले समझ लेते हैं। वो कह रही है कि एक पाइन कोन वो लेकर आई नदरन हॉलीडे से अपनी बच्चे को दिखाने के लिए, जो कि उसके ड्रॉर में अभी भी पड़ा हुआ है। और वो कह रही कि मुझे इसे फेंक देना चाहिए था। वो अपनी बेटी, उनकी बेटी का नाम था शिरीन, उनकी मदर का नाम भी शिरीन था। तो वो कह रही कि मैं उसे दिखाने के लिए लेकर आई थी और ये कई सारे साल गुजर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास ये पड़ा हुआ है और उसे मुझे फेंक देना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं फेंका, इसे फेंक देना चाहिए था वो कह रही है, लेकिन उसने क्यों नहीं फेंका, इसको अब आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर आगे आई सपोज अ वुड स्कल्पचर फ्लावर द फाइनल कोरोला गार्ड स्टेमन स्टिल इंटैक्ट इट विल ग्रो इन रेन एंड अ वाइट एयर हियर इन द डेजर्ट्स परपेचुअल वेदर इट गेट्स स्टेयर्स अ टॉवरिंग कॉर्नर फॉर दैट विल नॉट हैपन देयर कार्व्ड पेटल्स क्राउन ऑन क्राउन आर लिफ्टेड टू नो विजिबल सन। वो कह रही हैं इधर पहली लाइन जो सी है कि अब वो ना इसके स्ट्रक्चर की बात करिए कि स्ट्रक्चर कैसे इसका स्कल्पचर फ्लावर है और जो सी इसके इर्द गिर्द जो वो स्टेमन्स लगे हुए हैं इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और ये अगर इसको मैं अच्छा इन्वायरमेंट रेन प्रोवाइड करूँ तो फिर ये ग्रो करने लग जाएगा।
तो फिर वो आगे कह रही हैं हियर इन द डेजर्ट्स परपेचुअल वेदर, यानी कि वो मौसम की सख्ती का बता रही हैं। इट गेस्टेट्स आर टॉवरिंग कॉनिफर। गेस्टेट्स का मतलब कि जब आप किसी चीज़ को तसव्वुर करना, वो कह रही हैं कि ये जो सा ये पाइन कौन है, ये तसव्वुर कर रहा है कि ये बढ़ जाएगा, लेकिन डैट विल नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। फिर आगे वो फिर स्ट्रक्चर की बात करें, द कार्ड पेटल्स क्राउन ऑन क्राउन आर लिफ्टेड टू नो विजिबल सन। इसको ये किसी सन की इसको लाइट तक नहीं पहुँच रही। अब इसको अब हमने सरफेस लेवल पर देख लिया, लेकिन अब अगर हम इसको डीपली एनालाइज करें तो वो इस स्पाइन कोन के थ्रू क्या बताना चाह रही हैं। वो स्पाइन के थ्रू बता रही हैं हमारे कल्चर के बारे में। वो बता रही हैं जैसे कि वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहा करती थी, अक्सर वो जर्मनी विज़िट करने के लिए जाया करती थी, जैसे कि उनके वहाँ पर पेरेंट्स रहते थे। तो वो बता रही हैं कि हमारा जो सा कल्चर है वो अगर हम फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी चले जाएँ ना, हमें इसको फ़ॉरगेट नहीं करना चाहिए। वो पाइन कोन के ज़रिए बता रही है, जो वो नदरन हॉलिडे से लेकर आई थी और वो उसके पास अभी भी है। वो कह रही है कि हमें अपने कल्चर को फ़ॉरगेट नहीं करना चाहिए, हमें इसको अपने पास संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन आफ्टर अ डिकेड टू शो माई फ्रॉम नदरन हॉलिडे टू शो माई चाइल्ड, जैसे कि पेरेंट्स अक्सर करते हैं अपने बच्चों को अपने रवायात, अपनी सकाफ़त के बारे में बताते हैं। वो कह रही है कि मैं भी ऐसी ना पाइन कोन के ज़रिए, पाइन कोन अपनी बेटी को दिखाना चाह रही थी, लेकिन अगर इसको हम एनालाइज़ करें तो इसको यूँ लिया जा सकता है कि वो अपने कल्चर को अपनी बेटी को बताना चाह रहे थे। और आफ्टर अ डिकेड इन माई ट्राई आई शुड थ्रो इट अवे, जैसे कि हम करते हैं कि हम अपनी रिवायात को भूलते जा रहे हैं, हम अपनी सकाफ़त को भूलते जा रहे हैं। तो वो ये बता रही है कि ऐसे ही आई सपोज अ वुड्स कल्चर फ्लावर द फायर कोरोला गार्स लेमन स्टिल इंटैक्ट को वो बता रही हैं कि अब आगे ना फ्लावर के थ्रू वो बता रही हैं खूबसूरती, कल्चर की खूबसूरती का बता रही हैं कि हमारा कल्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और फिर इसकी बहुत सारी चीज़ें इसकी प्रोटेक्शन कर रही हैं। इट विल ग्रो इन रेन, अगर हम अपने कल्चर को सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें तो फिर हमारा कल्चर ग्रो भी करने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा कल्चर एक दफ़ा हो हम इसको नहीं अपना रहे तो ये हमारा कल्चर ख़त्म हो गया, नहीं। अगर हम इसको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारा कल्चर फिर से ग्रो करने लग जाएगा। यहाँ पर अब इसका क्या है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, नॉट पेसिमिस्टिक अप्रोच। शी इज़ फाइंडिंग होप इन लाइफ and divide here in the deserts perpetual weather it gestates a towering conifer that will not happen। तो ये इसने उसके बारे में पाइन कोन के बारे में बताया था। कार्ड पेटल्स क्राउन एंड क्राउन आर लिफ्टेड टू नो विजिबल सन। वो बता रही हैं कि हमारे वो जो से ये पाइन कोन है उसके पास इसको सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही, इसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर रहा। डैट विल नॉट हैपन, ये ग्रो नहीं कर रहा क्योंकि इसके लिए अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है। तो इसने यहाँ तक ये बताया है। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो इसने ना बहुत ही खूबसूरती से पाकिस्तानी कल्चर को रेफ़र किया है, बताया कि हमारा कल्चर की स्ट्रेंथ क्या है। उसने इधर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को भी रेफ़र कर दिया। फिर अगली लाइन्स हैं इसकी, आई पुट इट बैक इट वाज लाइक द ब्रॉन्जी चार्टियर a readiness for the far thing monolithic as a mountain pine. His wide gaze unfocused, he waits at the beginning, although the horses have bolted and the chariot was dust 3,000 years ago. He keeps a gambler's faith in his change of luck. अच्छा, वो कह रही हैं कि आई पुट इट बैक, मैं इसे वापस रख देती हूँ। अब वो यहाँ पर एक और चीज़ को रेफ़र करेंगे, ब्रॉन्जी चार्टियर, जो कि 1896 का स्टैचू है। और वो स्टैचू में एक शेड था जो कि जिसके पास एटलीस्ट 4 हॉर्सेस थी और 2 ग्रूम्स थे। ये उस ब्रॉन्ज चार्टियर का जो स्ट्रक्चर है वो है। तो वो इसने क्या देखा, इट वाज लाइक द ब्रॉन्जी चार्टियर। अब इसने इधर सिम्बली और एल्यूजन इस्तेमाल किया है कि ये उसकी तरह रेडीनेस मीन्स द विलिंगनेस टू अचीव व्हाट वन वांट्स। तो ये रेडीनेस के जो से ना एज ए थीम भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अब तो फिर वो कह रहे हैं कि फॉर द फार्थिंग मोनोलिथिक एज ए माउंटेन पाइन। तो अब वो ये जो से मोनोलिथिक का मतलब है कि लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन, ये उसकी स्ट्रेंथ को रेफर कर रही हैं। फॉर द फार्थिंग मोनोलिथिक एज ए माउंटेन पाइन हिज वाइड गेज अनफोकस्ड ही वेयर्स एट द बिगनिंग। वो जो से उसका स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो चुका है, जो उनसे हॉर्सेज हैं ग्रूम्स हैं वो कहीं चले गए हैं और वो उनके साथ वापस मिल जाने की उम्मीद है, उसे तमन्ना है, उसे किसको, ब्रॉन्जी चार्टियर को। although the horses have bolted, जो से हॉर्सेज है वो उसे चले गए। एंड द chariot was dust, और जो से chariot उस पर डस्ट पड़ चुकी थी 3000 years ago, 3000 साल पहले की बात है। कोई जो से chariot है वो अब सिर्फ उसके पास कुछ नहीं है, chariot पर डस्ट पड़ चुकी है और जो से घोड़े और ग्रूम्स हैं वो उसे पड़ चुकी हैं। बट
हम अब यहाँ पर नेक्स्ट फिर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को देखेंगे। ही गिव्स अ गैम्बलर्स फेथ इन हिज चेंज ऑफ लक, लेकिन उसे अपनी लक के चेंज होने की उम्मीद है। किसकी तरह? गैम्बलर की तरह। गैम्बलर कौन होता है? जो सट्टेबाज होता है, जुआ जो खेलता है, उसकी तरह उसे अपनी चेंज ऑफ लक की उम्मीद है। जैसे गैम्बलर को नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन वो फिर भी खेलता है। हार का उसे पता होता है, लेकिन वो फिर भी खेलता है। तो इस तरह ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन को मक्की कुरैशी ने यूज़ किया है। तो ये पोइम यहाँ पर एंड हुई। अब हम इसके थीम्स देखते हैं। थीम्स है इसमें एक अरेस्टेड ग्रोथ या डिसेबल्ड मोबिलिटी, और फिर द फार थिंग और अनफुलफिल्ड डिज़ायर और रेडीनेस। अब जो अरेस्टेड ग्रोथ है, अब हमने देखा कि मक्की कुरैशी की भी जो सी ग्रोथ थी वो अरेस्टेड हो गई थी पोलियो की वजह से। वो कहीं इधर उधर मूव नहीं कर सकती थी ईजिली। फिर होते होते फिर थायराइटिस की बीमारी में मुबतला हो गई, तो डिसेबल्ड मोबिलिटी थी। तो फिर जो उसका पास पाइन कौन था, वो भी ऐसे ही था। वो उसे भी अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था, वो भी एक जगह पर उसकी ग्रोथ स्टक हो गई थी। और फिर जो ब्रोजी चार्टर था वो भी आगे नहीं मूव कर सकता था। फिर नेक्स्ट थीम है हमारे पास द फार थिंग और अनफुलफिल्ड डिज़ायर। अब जो सी द फार थिंग और अनफुलफिल्ड डिज़ायर, अब हम इसमें देखते हैं कि जो सी पोइटस है, पाइन कौन है और ब्रोजी चार्टर, इन तीनों की ना विशफुल लॉन्गिंग्स हैं। क्या कि जो उनसे पाइन कौन है वो भी चाहता है कि उसकी ग्रोथ भी वो फुल ग्रो कर जाए। वो वहाँ पर हमने पढ़ी है ना लाइन, इट स्टेट्स अ टोवरिंग कॉनिफर दैट विल नॉट हैपन। तो जो उनसे पाइन कौन है वो भी बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। जो उनसे चार्ट है वो भी वापस मिल जाने की उम्मीद रखते हैं अपने उन हॉर्सेस के साथ। और जो उनसे मक्की कुरैशी है वो भी नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहते हैं, लेकिन तीनों की जो उनसी वो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल नहीं हो सकती। और फिर आगे नेक्स्ट थीम है हमारे पास रेडनेस मीन्स द विलिंगनेस टू अचीव व्हाट वन वांट्स। इस पोइम में हम देखते हैं कि तीनों के पास तीन कौन, पोइटस, पाइन कौन और ब्रोंजी चार्टियर, इन तीनों की नेसेसरी डिटर्मिनेशन टू फुलफिल देयर डिज़ायर, यर दे लेक द एबिलिटी। दिस वर्ड रेडीनेस जो से वर्ड है ना वो लिया गया है शेक्सपियर की प्ले हैमलेट से, जहाँ पर हैमलेट को वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बाद में उसे पता चलता है कि टाइम इज़ लिमिटलेस एंड हिज डेथ वुड नॉट एंड हिज पेनफुल टाइम। So Maki Qureshi has taken this word from Hamlet, which reflects her own willingness to die. But since it is a reconciliation poem, she overcomes this fatal desire. Fatal desire मतलब ये मोहलिक डिज़ायर कि वो भी जो सी वो अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो चुकी थी। जैसे कि हम बाकी दो चीज़ों को उसने पाइन कौन उसने क्यों रखा हुआ है अपने पास, क्योंकि वो भी इसकी तरह डिसेबल्ड मोबिलिटी उसके अंदर है, उसकी ग्रोथ भी स्टक हो चुकी है। ये अपने आप को यानी कि इसके पास और इसकी और उसके काफ़ी मुशाबे थी, इस वजह से उसने अपने पास रखा उसको। तो फिर हम देखते हैं कि फैटल डिज़ायर थी इसकी, बट she overcomes this situation and gives a message of optimism and the end which we have seen. So ये थी सारी पोइम। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ आ गई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। This is a feedback or response from you people that what I am creating is useful for you people. Thank you.